हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की 4th यूनिट की पोएम द विनर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पेज नंबर 116 पर लेट अस डिस्कस हमें दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन है रीड द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइंस बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस इन देम। अब हमें यहाँ पर पोएम में से कुछ लाइंस दे रखी हैं, जिनमें कुछ फ्रेजेस हैं जिनके हमें यहाँ पर मीनिंग जो है वो बताने हैं। तो पहला जो फ्रेज है वो है नेक्स्ट टू द क्रीक, और क्लू दिया है अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक को हम स्ट्रीम भी कह सकते हैं, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर या फिर अ स्टीम। और इसके लिए हम मीनिंग की बात करें तो ये हम कह सकते हैं नेक्स्ट टू द वाटर। सेकेंड फ्रेज है आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, जिसके लिए हमें क्लू दिया है द चाइल्ड हैज बीन रनिंग। तो बच्चा जो है वो दौड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है। सांस नहीं ले पा रहा है यानी कि उसकी सांस फूल रही है, हांफ रहा है वो। इसका हुआ रनिंग सो फास्ट दैट आई कैन नॉट ब्रीथ। थर्ड है व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, और इसके लिए हमें क्लू दिया है द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस फ्रॉम द ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डज इट मीन, यानी कि स्काई का कलर ब्लू से ब्लैक हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, जब शाम जो है वो रात में बदल जाती है, व्हेन इवनिंग टर्न्स इनटू नाइट। फोर्थ है ट्रीज क्रीप क्लोज, और इसके लिए क्लू दिया है इट इज इवनिंग टाइम। तो ऐसा क्यों होता है, शाम का समय है तो ट्रीज जो है वो हमें पास दिखाई देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शाम का समय है उस समय दिन की रोशनी खत्म होने लगती है, विजिबिलिटी कम होने लगती है, जो धूप की वजह से हमें परछाई दिखती है वो भी गायब होने लगती है, तो पेड़ हमें पास आते दिखाई देते हैं। तो ये मेन रीजन क्या है इसका, लेस विजिबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। अब ये हमें दिया हुआ है एक पैराग्राफ जिसे हमें फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में। द चिल्ड्रन प्ले डैश इन द नेबर्स डैश। तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो बॉल का गेम खेल रहे हैं। इन द इवनिंग, पहला वर्ड ही हमारी जो पोएम है उसका है इवनिंग, तो शाम के समय ये जो है वो खेल रहे हैं। इन द नेबर्स फील्ड, तो वो शाम के समय जो है नेबर्स के फील्ड में खेल रहे हैं। दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, अब वो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उनकी जो सांस है वो ढंग से नहीं आ रही है, यानी कि उनकी सांस ढंग से नहीं आ पाने की वजह से वो हांफ रहे हैं। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स ब्लैक, अब वो तब तक खेलते रहते हैं जब नीला आसमान जो है वो रात के अंधेरे में नहीं बदल जाता। एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, जिस वजह से ट्रीज भी जो है लेस विजिबिलिटी की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। दे कैन फील देयर फीट एक्टिंग नाउ दैट इट इज कोल्ड, अब उनके पैर जो है वो दर्द कर रहे हैं, एक्टिंग। फाइनली दे स्टॉप डैश गो होम एज इट इज नाइट, तो वो क्या कर देते हैं, खेलना जो है वो रोक देते हैं, स्टॉप प्लेइंग, तो वो अपना खेलना जो है वो बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, तो यहाँ पर ही हमें फ्रेज दी हुई है जो कि हमारी पोएम का ही एक्सट्रैक्ट है। अब इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। अब इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। सो द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज, अब जो बोलने वाला है वो मेल है या फीमेल है, ये यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हर लिखा हुआ है तो फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है यहाँ पर। So the speaker needs to catch her breath because everyone decides to walk. All the friends wish to go home. Running fast results in being breathless. They need to do breathing exercise. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस। वो इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उन्हें ढंग से सांस नहीं आ रही है, वो हांफ रहे हैं। Is the speaker alone? Why do you say so? क्या स्पीकर जो है वो अकेला है बोलने के टाइम पर? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइंस टेल अस, ये जो पैटर्न है हमारी लाइंस का वो हमें क्या चीज सुजेस्ट कर रहा है? सो सेकंड पार्ट का आंसर है नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन बिकॉज द वर्ड वी इंडिकेट्स दैट द स्पीकर इज विद फ्रेंड्स और अदर चिल्ड्रन व्हाइल प्लेइंग। अब जब सभी बच्चे एक साथ खेल रहे हैं तो इस पोएम के अंदर ही एक वर्ड यूज हुआ है वी, तो इस वी वर्ड की वजह से हमें पता लगता है कि जो स्पीकर है वो बोलने के टाइम पर अकेला नहीं है, वो काफी जने हैं वहां पर, चाहे वो उसके दोस्त हो सकते हैं या बाकी बच्चे हो सकते हैं जिनके साथ वो स्पीकर जो है उस टाइम खेल रहा है या खेल रही है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन टेल अस, अब इन लाइंस के अंदर जो पैटर्न यूज किया गया वो हमें क्या बताता है? द पैटर्न रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स ब्रेथलेसनेस आफ्टर रनिंग फास्ट, अब जब स्पीकर जो है वो इतनी तेजी से दौड़ रही है तो इतनी तेजी से दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूलने लगती है, यानी कि वो हांफने लगती है। ये चीज हमें रिफ्लेक्ट होती है पोएम में, और वो हांफते हांफते ही बोल रही है। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द एक्साइटमेंट ऑफ प्लेइंग इन द
है इवनिंग। और ये चीज हमें एम्फेसाइज करती है, इस बात पर जोर भी देती है कि बच्चे जो है शाम के समय खेलते हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं तब उन्हें खेलने की कितनी एक्साइटमेंट होती है कि वो बात बताते हुए भी हाफते हाफते बात बताते हैं, यानी कि बोलने के लिए वो अपना खेल नहीं रोकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर इंडिकेट की गई है। अब इसी में हमें एक और एक्सट्रैक्ट दिया है, When blue dark turns to black, cold grass echoes our feet, trees creep close, game's over, night wins। ये हमें पोएम का ही एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पर भी हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। Give one reason why the grass is cold। अब जो वहां पर घास है वो ठंडी किस वजह से हो रही है, तो इसका रीजन है कि जो सन है वो सेट हो चुका है, यानी कि सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है, जिसकी वजह से अब दिन का टेम्परेचर भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से घास भी ठंडी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज। अब बच्चों के पैर क्यों दर्द कर रहे हैं? अब बच्चों के पैर इसलिए दर्द कर रहे हैं क्योंकि वो काफी लंबे समय से लगातार उस घास पर खेले ही जा रहे हैं। दिन के समय से लेकर, यानी कि जो शाम को धूप का समय था उस समय से लेकर अंधेरा होने तक वो खेले ही जा रहे हैं, जिस वजह से वो सेक जो था शुरू में धूप का लग रहा था वो अब ठंडे में बदल चुका है, और खेलने की वजह से उनके पैर भी कुछ कुछ दर्द करने लगे हैं। Why does night win? अब रात जो है वो क्यों जीत जाती है? Night wins because the dash। अब नाइट इसलिए जीतती है क्योंकि टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, चिल्ड्रन आर टायर्ड, टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस, नाइट फॉलोज डे। इसका एप्रोप्रिएट रीजन है टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, यानी कि खेलने का जो समय है वो खत्म हो चुका है, इसीलिए रात ने जो है वो जीत हासिल कर ली है। तो अब ग्रास क्यों कोल्ड थी? सो द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग और नाइट एंड द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड एज द सन हैज सेट। क्योंकि अब सनसेट हो चुका है और शाम का या रात का समय हो चुका है, इसलिए घास भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। और सेकंड पार्ट था, द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज। अब बच्चों के जो पैर हैं वो दुख रहे हैं क्योंकि दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द कोल्ड ग्राउंड। वो उस कोल्ड ग्राउंड पर, जो कि पहले गर्म था अब ठंडा हो चुका है, उस पर काफी देर से भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, इसलिए उनके पैर भी जो है अब दर्द करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज डन इन द पोएम द विनर। तो द विनर पोएम में पोएट ने क्या किया है वो हमें इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये पोएम की लाइन है, आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ। इसमें पोएट ने क्या करा है? सो दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ। इससे हमें पता लग रहा है कि जिस तरह से पैटर्न है बोलने का, उससे पता लग रहा है कि बच्चे जो हैं अब खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढंग से सांस नहीं आ रही है, उनकी सांस फूल रही है, वो हाफ रहे हैं। द पैटर्न इज यूज्ड टू हाईलाइट देम बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ। और ये पैटर्न इसलिए यूज किया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि बच्चे जो हैं उन्हें अब ब्रेथ नहीं आ रही है, सांस ढंग से नहीं आ रही है, वो हाफ कर बोल रहे हैं। इसका अदर एग्जांपल है, द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। अब ये जो है क्या इंडिकेट कर रहा है कि पत्तियां जो है वो एक झड़ रही है, पहले फिर दूसरी पत्ती झड़ रही है, फिर और झड़ रही है पत्तियां। इस तरह से लगातार पत्तियों के झड़ने के पैटर्न को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट लाइन है, नाइट विंस। तो रात जीत जाती है। इसमें पोएट क्या कहना चाहता है? द पोएट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। तो ये जो नाइट है ये कोई ह्यूमन थोड़ी है, तो जब नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए कोई क्वालिटी यूज की जाती है जिससे कि उन्हें ह्यूमंस की तरह रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं personification. So here night has been shown as winning. This is called personification. Personification means person की क्वालिटी दे देना। इसका हमें एक और एग्जांपल दिया है, The sun played hide and seek with the clouds. अब सन कभी खेल सकता है क्या? सन हमारे पास चल के आ रहा है कि चलो भी खेलने चलते हैं, तो सन कोई ह्यूमन तो है नहीं, इसीलिए नॉन ह्यूमन होने के बावजूद ह्यूमन क्वालिटीज रिप्रेजेंट करने की वजह से इसे भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल कहेंगे। नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ। यूज द इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जांपल्स। तो इनसे रिलेटेबल दोनों के मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो पहला तो एग्जांपल है पैटर्न बेस्ड। सो फरी सेड टू अ माउस दैट ही मेट इन द हाउस, लेट अस बोथ गो टू लॉ, आई विल प्रोसिक्यूट यू, कम आई टेक नो डिनाइल। अब ये लेविस कैरल की एक पोएम है, द माउस टेल, उसका पैटर्न है ये। इसमें कैरल साहब क्या कह रहे हैं? कैरल क्रिएट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स विद दिस शेप यूजिंग इट टू टेल अ माउस लॉन्ग एंड सैड टेल। अब यहाँ पर ये पैटर्न इस तरह से यूज किया गया है ताकि दिखाया जा सके कि टेल जो है, स्टोरी जो है, कहानी जो है वो कितनी लंबी है और ये सैडनेस को भी रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरा पर्सोनिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स है, जिसमें है द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर। क्या सन किस कर सकता है? वो ह्यूमन है। द फ्लावर डांस, तो फ्लावर डांस कर सकते हैं, वो ह्यूमंस हैं। माय क्लोथ्स स्टूड सो इरेक्ट as if someone had ordered them to stay in attention as soon as I had ironed them. तो क्लोथ्स क्या खड़े रह सकते हैं? I felt like the food kept calling me. क्या फूड जो है वो बुला सकता है? उसके पास मुंह है क्या? The moon smiled down on the earth. तो चंद्रमा क्या हंस सकता है कभी? तो ये सारे नॉन ह्यूमन होने के बावजूद ह्यूमन क्वालिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट है द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट अ क्रीक इन द पोएम, यू नाउ नो दैट क्रीक इज अ वाटर बॉडी, कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ, डिस्कस विद योर टीचर। तो हमें पोएम के अंदर एक वर्ड दिया है क्रीक, जो कि एक वाटर बॉडी है, एक स्ट्रीम है, एक जलधारा है। तो हमें यहाँ पर एक दिया है वर्ड वेब, जिसमें कि वाटर बॉडी लिखकर उसके अराउंड सर्किल बनाकर और एरोज लगा दिए गए हैं, जिसे हमें कंप्लीट करना है, यानी कि इसमें हमने वाटर बॉडीज के नेम जो है वो फिल करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर वाटर बॉडीज ऐड कर दी हैं, जैसे लेक हो सकता है, स्ट्रीम हो सकती है, ग्लेशियर, वाटरफॉल, पॉन्ड, रिवर, सी, ये सभी के सभी वाटर बॉडीज हैं। और ये सभी मैंने यहाँ पर इमेज में इसलिए दिखाए हैं ताकि आप इजीली इसे इमेजिन कर सकें। अब उसके बाद नेक्स्ट है लेट अस लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पॉट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द टेबल बिलो। अब ये टेबल दी है, इसमें हमें फिल करना है कि ये 4 रिडल्स जो हैं उनमें क्या क्या खेला जा रहा है। स्पॉट, रन एंड पास, किक अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, किक इट स्ट्रेट इनटू द गोल, वॉच फॉर मड, डोंट फॉल, व्हाट स्पॉट एम आई। तो अब ये खेल ही हमसे पूछ रहा है कि क्या रिडल है। तो रिडल में क्या कहा है कि रन करो, भागो और पास करो, रन करो और पास करो, किक करो एक ब्लैक और व्हाइट बॉल को, यानी कि बॉल का कलर कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट, किक इट स्ट्रेट इनटू द गोल, और किक कहां पर करना है, गोल में ही सीधा किक करना है, वॉच फॉर मड, और मड से बचकर डोंट फॉल, ताकि आप गिर ना जाओ, व्हाट स्पॉट एम आई, कौन सा गेम हूं मैं, तो ये गेम है फुटबॉल। सेकंड रिडल है होल्ड योर ब्रेथ से हु टू टिल यू टच 1 और 2। तो अपनी सांस को एकदम से थाम के रखना है, बोलना है हु टू और फिर 1 या 2 को पकड़ना है, टच करना है, टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड एज यू रन बैक टू योर टीम साइड, और थोड़ा सा इतनी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है कि आप अपने टीम पर वापस लौटकर आ सकें। विच स्पोर्ट एम आई, मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ, तो ये है कबड्डी। अब थर्ड रिडल है इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ, द वाटर इज वेरी कूल, आर्म्स टर्न लेग्स किक इन द ब्लू पूल। अब वाटर में क्या करना है, हमें होल्ड करना है अपनी ब्रेथ को, द वाटर इज वेरी कूल, क्योंकि पानी जो है वो ठंडा है, आर्म्स टर्न अपनी बाजू को हिलाते रहना है, लेग्स किक लेग से भी किक करते रहना है, इन द ब्लू पूल, और पूल है ब्लू कलर का, उसमें किक करना है। तो ये कौन सा स्पोर्ट है, यह है स्विमिंग। अब नेक्स्ट रिडल है ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट यू विल बी हेल्दी एंड फिट गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइट, व्हाट एम आई। तो ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, प्रैक्टिस करना है डे में सही समय पर, ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहे, आपकी एनर्जी भी बनी रहे, स्ट्रेंथ भी बनी रहे। तो ये कौन सा स्पोर्ट है, ये है योगा। तो फर्स्ट रिडल है फुटबॉल, सेकंड है कबड्डी, थर्ड है स्विमिंग एंड फोर्थ है योगा। अब नेक्स्ट है लेट अस स्पीक इनेक्ट द रोल्स ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। अब हमें जो है पेरेंट और चाइल्ड का जो रोल है वो यहाँ पर परफॉर्म करना है। ये क्लास एक्टिविटी है जिसमें हमें सिचुएशंस दी हुई हैं 3, उसे परफॉर्म करना है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या करना है, कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, पेरेंट अपसेट, चाइल्ड एक्सप्लेनिंग। तो बच्चा जो है खेल कर घर आ रहा है लेकिन वो लेट आ रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपसेट है और बच्चा अब खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्यों लेट हो गया। सेकंड सिचुएशन दी है शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड। आप जो गेम्स खेलते हैं उसकी सभी डिटेल्स जो है वो शेयर करनी है। चाइल्ड एक्साइटेड, पेरेंट आस्किंग डिटेल्स विद इंटरेस्ट। अब बच्चे जो है एक्साइटमेंट के साथ बताते हैं अपने गेम के बारे में और पेरेंट्स भी उनसे इंटरेस्ट के साथ यानी कि काफी खुशनुमा मिजाज में उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई इस गेम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। थर्ड सिचुएशन है ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। आप खेलकर घर आ रहे हैं और एक नए फ्रेंड को घर में साथ ला रहे हैं। चाइल्ड इंट्रोड्यूसिंग, पेरेंट वेलकमिंग। अब बच्चा जो है अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा है और पेरेंट्स जो है उसका वेलकम कर रहे हैं। तो ये सभी आपको इनेक्ट करनी है क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट अस राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। अब एक पैराग्राफ लिखना है प्ले टाइम पर, जिसके लिए हमें नीचे क्लूज दिए हुए हैं। व्हाट टाइम डू आई गो आउट टू प्ले, कौन से समय पर खेलने बाहर जाते हो आप। हु डू आई प्ले विद, आप किसके साथ खेलते हैं। व्हाट गेम्स डू वी प्ले, और कौन से गेम खेलते हैं। विच इज माई फेवरेट गेम, और फेवरेट गेम कौन सा है। व्हाट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलने से क्या हो जाएगा। व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग एंड गो होम, आप कब अपना गेम खत्म करके और घर वापस आ जाते हैं। नाउ गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और लास्ट में अपना पैराग्राफ का टाइटल भी देना है। तो टाइटल तो है माई इवनिंग प्ले टाइम, आई गो आउट टू प्ले अराउंड 4 PM with my neighborhood friends। अब पड़ोस के दोस्तों के साथ मैं लगभग 4 बजे के पास खेलने जाता हूँ। We usually meet at the playground near my house। और हम सभी कहाँ मिलते हैं, मेरे घर के पास वाले प्लेग्राउंड में। We play football, badminton and cricket, but football is my favorite। अब हम फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट ये सब खेलते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट क्या है, फुटबॉल। Playing together helps us stay active and build teamwork। और एक साथ खेलने से क्या होता है, एक्टिवनेस भी आती है और टीम वर्क भी हमारा जो है वो बिल्ड होता है। We finish by 6 PM, और 6 बजे तक हम
अपना गेम खत्म करके और घर वापस लौट आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, देयर आर मेनी इंडिजिनियस गेम्स इन इंडिया, खो-खो इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंडिजिनियस गेम। इंडिजिनियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लर्न द रूल्स ऑफ वन सच गेम एंड प्ले इट विद योर क्लासमेट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। तो ये क्लास एक्टिविटी है, आपको अपने स्टेट वाइज कोई नेटिव गेम जो है वो सर्च करना है जो आपके स्टेट में जो है काफी चलता हो, फिर अपने क्लासमेट्स के साथ उस गेम को परफॉर्म करना है, खेलना है अच्छे से और उस गेम के रूल्स को भी अच्छे से सीखना है ताकि आपको कोई नया गेम जो है वो सीखने को मिल सके। तो ये भी क्लासरूम एक्टिविटी हुई। इसी के साथ हमारी ये पोएम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। जय हिंद।